चलिए क्लास 9 में वर्क एंड एनर्जी में आगे हम देखते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ओके, मीन्स मैं एक एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं। अब फोर्स कैसे लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, उससे हटके किसी और डायरेक्शन में लग रहा होगा। जैसे कि वही वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, इजी है, ठीक है ना। देखिए ये टॉय कार है कोई, ओके, यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये फ्लोर है सपोज, ऐसे ये कार ऐसे चल रही है, ऐसे ही चलेगी, लेकिन कोई बच्चा है वो उसको ऐसे करके खींचता है, देखिए, ठीक है, ये थ्रेड लगा हुआ है। अब आप क्या देखते हैं, ये जो थ्रेड है ये कौन सी डायरेक्शन है, फोर्स की, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ओके, यहाँ पे हम फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे करते हैं। देखिए ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए। ये एक तो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो अर्थ के पैरेलल उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एफ के दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा पे क्या ड्रॉ कर लोगे, एक परपेंडिकुलर। पहले एक प्रैक्टिस कर लीजिए छोटी सी। मान लीजिए कोई वेक्टर है ऐसे v, और ये वेक्टर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर का आपको अगर कंपोनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका नाम होगा v cos थीटा, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक वर्टिकल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, v sin थीटा। करेक्ट, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका f cos थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर डालोगे आप तो ये होगा f sin थीटा। अब इसका काम खत्म हो गया है, इसको मत देखिए, ठीक है। अब आपके पास फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको ऐसा चलाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट कार के mg को बैलेंस करता है। mg क्या है, कार का वेट, मास क्यों है भाई, ठीक है, mg क्या है, कार का वेट, ठीक। तो इस वेट को कौन बैलेंस करता है, f sin थीटा, और चलती कार किसकी वजह से, f cos थीटा, बल्कि लगाया क्या था, f, तो f के दो कंपोनेंट आ गए, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही है आपके पास, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फोर्स की जगह इस बार फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रखेंगे, कौन चलाने के लिए जिम्मेदार है, f cos थीटा। समझ में आई बात। तो यहाँ कर देंगे f cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह s, जिसको क्या लिखा जाता है, fs cos थीटा। जहां पर अगर आपसे कोई पूछता है थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अच्छा, अब अगर ये बात हो गई हमारी इसमें कंप्लीट, तो इसी में देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और न्यूमेरिकल देखने के लिए सुनिए ध्यान से, एक और वर्क डन का डेफिनेशन बन सकता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हैं, इसको देखते जाइए बोलते जाइए, कुछ भी इसमें टेंशन नहीं लेना आपको। वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, नहीं, f cos थीटा था, किसका किसका प्रोडक्ट लिया है, f cos थीटा और s डिस्प्लेसमेंट है। f cos थीटा को हम लोगों ने बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलता है इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो किसका किसका प्रोडक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ओके, तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे बताइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस।
ओके, समझ में आ गया? अच्छा, तो ये बात अगर हमको समझ में आ गई है तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल देखिए बनाने जा रहा हूँ। A child pulls a toy car through a distance of 10 मीटर। कितना खींच के ले जाता है उसको? 10 मीटर। तो s का वैल्यू कितना है? यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। s का वैल्यू कितना बताइए? 10 मीटर। आगे क्या बोलता है? ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जरा से ध्यान दीजिएगा। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखिए, अगर कोई फ्लोर कैसा होगा? स्मूथ, तो वहां फ्रिक्शन कैसा होगा? जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो अभी फ्रिक्शन को आप इग्नोर करिए, हायर क्लासेस में फ्रिक्शन का फिनोमेना भी कुछ लगेगा, उसे भी हम देखेंगे, तो इसे छोड़ दीजिए। इसलिए आपको क्या बोला जाता है? ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक। द स्ट्रिंग हेड, स्ट्रिंग मतलब जो रस्सी उसने ऐसा बांधी हुई कार में, द स्ट्रिंग हेड एंड चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या है बताइए? थीटा है। थीटा आपका क्या है? 60 डिग्री। तो cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 चार्ट कल बनवाया था, देखिए बताइए। 0। cos 60 0 होता है। आपने गलत नोट किया है, मैंने भी गलती कर दी थी। हाँ, cos 60 is 1/2। बच्चों ने उसको करेक्ट कराया था, आपने करेक्ट नहीं किया है। cos 60 कितना हो गया? 1/2। अब क्या पूछते हैं आपको क्वेश्चन में, बताइए। आगे पढ़िए। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज बी 5 न्यूटन, मतलब ये आपको फोर्स का वैल्यू गिवन है। F is equals to 5 न्यूटन। आगे आपसे क्या पूछता है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। थोड़ा सा प्लीज इसको समझिए। देखिए, बात क्या है कि उसने ऐसा डोरी पे कितना लगाया? 5 न्यूटन, ये दिया है ना, लेकिन उसके कितने कंपोनेंट आ जाएंगे? 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक हो जाएगा f cos थीटा, यहाँ देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। f कितना है? 5 cos 60। cos 60 कितना है? 1/2। ठीक, कितना आ गया ये? 2.5। करेक्ट, कोई डाउट है? लेकिन लगाया कितना था? 5। बाकी का भाई 5 में से 2.5 ही उसको चला रहा है ना, बाकी का कहाँ गया? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जरा sin 60 देखिए कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है ना? तो f 5 into √3/2, ठीक है ना? ये हो गया 2.5 टाइम्स √3, ठीक है ना? अब देखिए, ये ज्यादा कम जो हो रहा है उस पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना? उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमको बस क्या बोला गया है कि फ्लोर कैसा है? फ्रिक्शनलेस। तो सब फ्रिक्शन को भी आप पिक्चर में लेके आएंगे तो इन सब बातों पे कमेंट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी तो देखिए, मतलब ये 2.5 न्यूटन, F cos थीटा कितना आ गया? 2.5 न्यूटन। यही वो फोर्स है जो टॉय कार को चलाने के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आई? तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? सिंपल, W is equals to Fs cos थीटा या F cos थीटा into S। F cos थीटा की जगह कितना रख देते हैं? 2.5। या आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कैसे जैसे करना हो। तो F की वैल्यू मैंने 5 रख दी। S कितना है? कितना चल के जाता है आगे? 10 मीटर। और अभी अभी आपने देखा cos थीटा मतलब cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो देखिए 2 5 हो गए, 25 क्या वर्क की यूनिट क्या बताइए? जूल, ठीक है? तो 25 जूल्स वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या पूछा गया था फाइनली हमसे? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड, ठीक है? तो वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द कार, पुलिंग द टॉय कार इज 25 जूल्स। करिए इतना। एक टॉपिक है हमारे पास, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, हाँ बताइए। वहाँ पे मतलब cos वैल्यू 50 डिग्री तो नहीं, वो अभी आपको नहीं दिया जाएगा 9th क्लास में, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो आपको 11th क्लास में दिया रहेगा। cos a plus b का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos a plus b cos a minus b, कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको अभी एंगल नहीं मिलेंगे, परेशान ना होइए। थीटा मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, 30 45 60 90 180 भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? हाँ भाई सुनिए, क्या बोला जाता है इस टॉपिक में? व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिधर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, फोर्स कहाँ लगता है? उसके राइट एंगल। करेक्ट। ऐसा कब होता है? देखिए,
मान लीजिए कोई पुली है, वो ऐसा सर पे ऐसा सूटकेस रखता है। इमेजिन करिए ये सूटकेस जब रखेगा, इसका क्या लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में? वेट नहीं लग रहा होगा, है ना? ये वेट को रोकने के लिए वो ऐसा हाथ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो पुली किधर फोर्स लगा रहा है? अपवर्ड। कोई डाउट है बताइए? ग्रेविटी कैसे फोर्स लगा रही है? भाई उसी का अपोज करोगे तभी तो तुमसे उठेगा, वरना उठेगा ही नहीं। तो पुली ऐसा फोर्स लगा रहा है, अब ऐसे लगा के ऐसे बढ़ेगा। ध्यान दीजिए जरा, फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर है? फोर्स की डायरेक्शन किधर दिखाई पड़ रही है तुमको? अपवर्ड, वर्टिकल। लेकिन मोशन कैसा दिखाई पड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल। इसका डायग्राम क्या आप सोच सकते हैं? जब पुली चल रहा होगा तो क्या कंडीशन होगी? ये देखिए, ये उसका बॉक्स है, ठीक? दिस इज पुली, ओके। देखिए वो कॉन्टिन्यूसली ऐसा उसको पकड़ के रखा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे थी? अपवर्ड, जो कि किसके अगेंस्ट लगा रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। चल कैसे रहा है? हॉरिजॉन्टल। मतलब एस की वैल्यू क्या है? अर्थ के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसा जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा 0 नहीं होगा, थीटा तो 90, cos थीटा मतलब cos 90 0 हो जाएगा। आइए जरा वक्र निकालते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए, Fs cos थीटा। क्या हो जाएगा? F उसने जितना भी लगाया होगा कुछ, कितना भी आगे वो चले, cos थीटा की जगह क्या लोगे? 90। तो ये वाला जो है cos 90 कितना बन जाएगा? 0। तो फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? कोई वर्कडन नहीं हुआ। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा कि वर्कडन 0 कब होता है? तो आंसर है जब, हाँ नहीं मूव तो कर रही है, बॉडी का मोशन इस तरीके से होता है कि लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बनाता है? सॉरी 90। ओके, तो वर्कडन कितना होता है? 0। ये पहला था, समझ में आया? कोई डाउट है? अच्छा देखिए, इसी में मैं और अभी केस आपको डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले हम इसे जरा नोट कर लेते हैं। हाँ, वर्कडन इज 0 व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। वर्कडन इज 0, 0 को इंग्लिश में लिख लीजिए। वर्कडन इज 0 when force acts at, when force acts at right angle to the, किसके right angle? To the direction of the motion of the body, to the direction of the मोशन ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात? बॉडी का मोशन ऐसे हो रहा है, फोर्स उसके राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है। कोई डाउट है? अच्छा, तो ये पुली वाला एग्जांपल आप देंगे। और भी एग्जांपल है, देखिए हमारे पास। देखिए जब आपको पढ़ाया गया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सन था, याद है? ये सन था और ये अर्थ ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही थी, ठीक? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा कौन से फोर्स की जरूरत होती है? एक सेंटीमीटर फोर्स। और उस सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। और वो सेंटीमीटर फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स कौन होगा? सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक? तो सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो ये हो गई आपके फोर्स की डायरेक्शन। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अर्थ? अर्थ के मोशन की डायरेक्शन हम कैसे शो करते थे? इस पॉइंट पे टेंजेंट, याद है? ठीक है, अर्थ अगर घूम के यहाँ आ जाएगी, मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ आ जाएगी, तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे आप? टेंजेंट, ठीक है? और सेंटीमीटर फोर्स कैसा लग रहा है? टुवर्ड्स द, कहीं भी चेक कर लीजिए, घूम के यहाँ आई, मोशन की डायरेक्शन को किससे शो करते हैं? टेंजेंट से। ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक? ये सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन है। आप
आगे चल के क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि सुनिए ध्यान से, टेंजेंट को अगर आप रेडियस से ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? बताइए, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। अब आपको दिख रहा है ये कौन सी डायरेक्शन है मोशन की और ये कौन सी डायरेक्शन है फोर्स की। एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। इसलिए W निकालोगे तो कितना आएगा fs cos 90 fs 0। कोई डाउट है? तो बताइए कौन कौन सा एग्जांपल देंगे? हाँ, एक तो पुली वाला एग्जांपल देंगे जब वर्कडन, देखिए ये वो केसेस हैं जब फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्कडन नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि फोर्स लगे और वर्कडन हो जाए। नो, कल जो हम लोगों ने एग्जांपल सीखा था उसमें क्या था, मैं फोर्स लगा रहा था लेकिन किसकी वैल्यू 0 थी, s का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, याद है आपको? तब भी वर्कडन 0 है। आज क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, पुली लगा रहे हैं लेकिन फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि वो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है? ठीक है, ये देखिए यहाँ भी फोर्स लग रहा है, सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर, लेकिन वो मोशन की डायरेक्शन, और मोशन की डायरेक्शन को कौन दिखाएगा, टेंजेंट। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, मोशन की डायरेक्शन को कौन शो करेगा, टेंजेंट शो करेगा। ओके, और सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना आ रहा है 90, इसलिए W कितना आएगा 0। ठीक है, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। तो ये कौन सा केस हो गया, व्हेन द वर्कडन इज 0। कोई डाउट है? देखिए तीन ही बातें हैं आपके पास, या तो वर्कडन क्या होगा 0 होगा, या तो वर्कडन क्या होगा पॉजिटिव होगा, और या तो वर्कडन नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं कि वर्कडन नेगेटिव कब होता है। ओके, वर्कडन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर है ऐसा हो सकता है। अभी मैं आपको रुकिए एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप कुछ बातें जरा समझ लीजिए। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। एक चीज और आपको क्लास 9 में याद रखनी है, cos 180, cos ये स्पेशल एंगल है, प्लीज याद रख लीजिएगा। cos 180 इज इक्वल्स टू -1। कितना रखना है बताइए, cos 180 -1। कोई डाउट है इसमें? जब भी 180 आएगा तो -1। अब इधर देखिए जरा ध्यान से, अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। कम हुआ कम हुआ कम हुआ, कितना हो गया 0। समझ में आया? अब बढ़ाने जा रहा हूँ, देखिएगा बढ़ रहा है, कितना हो गया 90। ठीक, ये कितना हो गया 95, ये कितना हो गया और ज्यादा, ये कितना हो गया और ज्यादा, और पूरा घुमा दिया, आप कितना बन गया 180। समझ में आई बात? जब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। एक ऐसा है, दूसरा ऐसा, इसको आप क्या बोलते हैं, जस्ट ऑपोजिट। तो याद रखिए, जब दो वेक्टर जस्ट ऑपोजिट होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 180, और cos 180 कितना होता है -1। अब देखिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ एक फुटबॉल बनाई है, ठीक है, इधर ध्यान दें, ये एक फुटबॉल बनाई है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है सरफेस जिस पे फुटबॉल मोशन करेंगे। अभी सुनिए, ये ऐसा मैंने किक इसको मारा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो ये फोर्स मैंने लगाया, देखिए किक कर दिया इसको, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ये जो मैंने फोर्स दिया ये कहाँ से दिया है, किक से, ठीक। इसका मोशन ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। सुनिए जरा ध्यान से इसको प्लीज करिएगा, वरना फिर आप परेशान हो जाएंगे। फोर्स इधर लगा है, मोशन भी इधर ही होगा, दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना है 180। ये 180 है, ये 0 डिग्री नहीं है, हाँ? दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 नहीं होगा, ये 180 होगा, ठीक। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा वर्कडन कैसा है, पॉजिटिव है। देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया है, इसकी भी फिर से जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये अलग टॉपिक हो गया। यहाँ पे वर्कडन कैसा है, वहां कैसा था
0। ये किसका एग्जांपल है? वर्क डन इज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव है उसको भी देख लीजिए। वर्क डन इज पॉजिटिव। मैंने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा की जगह कितना रखेंगे? 0। नहीं समझ में आ रहा है? उधर ही मोशन हो रहा है और उधर ही क्या लग रहा है? फोर्स। ओके, तो Fs cos 0, Fs cos 0 कितना होता है? 1 F इंटू S इंटू 1 Fs। वर्क डन कितना आ गया? Fs। कोई नेगेटिव का साइन तो नहीं आया ना आगे, इसलिए वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है। तो बताइए पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन क्या होती है? अभी मैं उस पर आता हूँ, रुक जाइए, जो ब्लू पेन से मैंने ऊपर लिखा है। वर्क डन पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है बताइए? when the force acts in the direction of motion of body। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ देखिए, नोट कर लेता हूँ मैं। 360/12 degree वर्क डन इज, 30 degree बोलिए, वर्क डन इज पॉजिटिव when the, बोलिए, when the force Acting on the same direction. yes acts in the direction of motion। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉइंट जरा देखिए प्लीज। इसी में यही रीजन है मैंने फुटबॉल वाला एग्जांपल लिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फुटबॉल वही है, ठीक है ना, मैंने किक भी किया है, डायग्राम भी सब वही है पूरा। फुटबॉल ये चल रही है ऐसे, ये वाला जो फोर्स है ये कहां से मिला है? उससे, किक से। मोशन कैसा हो रहा है? उसी डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें प्लीज, देखिए मोशन तो हो ही रहा, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो दो तरीके के फोर्स हैं। एक तो किक से मिला है, दूसरा फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इस सरफेस और फुटबॉल के बीच में काम कर रहा है, along the surface। और अगर आपको पता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है? जस्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स एक और लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एक और फोर्स लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे उल्टा। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है बताइए? ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स फ्रिक्शन के कारण मिला। अब सुनिए, आप दो तरीके के वर्क डन निकाल सकते हैं। एक तो देखो वर्क डन करवाता कौन है? तो आंसर है फोर्स जिम्मेदार है वर्क डन कराने के लिए, वही तो मोशन कराता है। कोई डाउट है इसमें? तो जब मैंने वर्क डन बाय द फोर्स प्रोवाइडेड बाय किक निकाला तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं वर्क डन बाय द फोर्स which force is provided by friction निकालूं तो कैसा वर्क डन आएगा? नेगेटिव। कैसे आएगा? ये मोशन की डायरेक्शन है और जस्ट ऑपोजिट किसकी डायरेक्शन है? तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए? देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर है और फोर्स किधर लग रहा है? अब कौन सा फोर्स लिया है? फ्रिक्शन वाला। बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन वाला वर्क डन जो कर रहा है वो वर्क डन कैसा कर रहा है? नेगेटिव। समझ में आई बात? देखिए W इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही लगेगा, Fs cos थीटा। Fs थीटा की वैल्यू बताइए यहाँ कितनी रखें? 180 डिग्री। ठीक है, तो Fs cos 180, cos 180 कितना होता है बोलिए? Fs इंटू -1। समझ में आ गया? तो W कितना आ जाएगा? -Fs। कोई डाउट है? ये वर्क डन आपको साइन कैसा आ गया बोलिए? नेगेटिव आ गया। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, जब भी फोर्स मोशन के जस्ट ऑपोजिट लग रहा हो तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है दैट विल बी नेगेटिव। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे हम नोट कर सकते हैं। बताइए क्या नोट कर सकते हैं? वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज negative when force acts opposite to the, when force acts opposite to the direction of motion।
कोई डाउट है बताइए। हाँ ओके, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक केस और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या आप मुझे बता सकते हैं जो प्लैनेट्स, अभी भी वैसे मैंने डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई, हाँ, जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, उन पे वर्क डन कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा? जीरो। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मोशन इज डिनोटेड बाय द टेंजेंट, द एंगल इज 90। याद रखिएगा। इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ के चारों तरफ जो ऐसे रिवॉल्व होती रहती हैं, सैटेलाइट्स का भी, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में क्या लगता होगा? ग्रेविटेशनल पुल। वही ग्रेविटेशनल पुल किसका काम करता होगा? सेंटीमीटर फोर्स का, ठीक है ना। और मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट को आप किससे शो करेंगे? टेंजेंट से। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, तो वर्क डन ऑन सैटेलाइट अगर निकाला जाए तो आंसर कितना देंगे आप? 0। समझ में आई बात? कारण समझा लेंगे। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान से प्लीज समझ के तब मुझे आंसर दीजिएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ओके, ध्यान से देखिए। मैंने ऐसा इसको वर्टिकल फेंका, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 1 की 2? मोशन किधर हुआ? 2। मोशन पहले बताइए किधर हुआ? अपवर्ड, करेक्ट। फोर्स कितने काम कर रहे हैं? 2 की 1? 2। कौन कौन से? हाँ, एक तो मैंने लगाया बाय द पर्सन, और आया ही नीचे क्यों? क्योंकि कोई इसका अपोज कर रहा है बार बार। तो एक फोर्स किसने लगाया? ग्रेविटेशन। वन फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड अनदर फोर्स बाय मी। बताइए कौन सा फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा, कौन सा नेगेटिव? कौन सा फोर्स पॉजिटिव? डायग्राम इसका बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट दिखा दी सर। ग्रेविटी नेगेटिव, यस, ग्रेविटी नेगेटिव करेगी, वेरी गुड। क्योंकि देखिए मैंने ऐसा लगाया अपवर्ड, तो फोर्स बाय द पर्सन, सपोज मैं फोर्स बाय द पर्सन को किससे दिखा रहा हूँ? एफपी से। एफपी की डायरेक्शन तो ऐसी, मैंने तो ऐसे ही लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर ही हो रहा है? हाँ, ऐसा। कोई डाउट है? हाँ, मैं सिर्फ उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। बस मैं टॉप तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद बात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो जब ऐसा ये टॉप तक जा रही थी तो वर्क डन बाय द पर्सन, सॉरी, वर्क डन बाय द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द पर्सन इज पॉजिटिव, व्हाइल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा? ऊपर। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और एफपी के बीच का एंगल कितना है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो W कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक। और भाई मोशन तो उधर ही है, लेकिन FG क्या है? फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे? नीचे। तो आंसर जरा आप ठीक से दीजिएगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। कि किसी ने बॉल ऐसा ऊपर फेंका, ठीक है ना, तो पर्सन ने जो फोर्स लगाया है उसके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करता है वो वर्क डन कैसे नेचर का होगा? नेगेटिव। कोई डाउट है? रीजन समझ में आ गया? ये सारी चीजें नोट कर लिए? हाँ अच्छा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एनर्जी। ये एनर्जी क्या होगी? ओके, तो आंसर इज द एनर्जी इज व्हाट? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब देखिए एक यंग मैन है, एक ओल्ड मैन है, ठीक है ना। पर सेकेंड जो ज्यादा वर्क करेगा हम बोलेंगे कि उसमें एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। तो वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो कोई बॉडी ज्यादा वर्क कर सकती है, कोई बॉडी कम वर्क कर सकती है। जो बॉडी ज्यादा वर्क करेगी हम बोलेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो बॉडी कम वर्क करेगी हम बोलेंगे उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एक एग्जांपल से देखिए समझ सकते हैं, ठीक है।
कुल्हाड़ी आपने देखी होगी एक्स, ओके, या कोई हैमर है मान लीजिए, आप उसको ऐसा जब रेज करते हैं तो आप उसको रेज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उसमें वर्क डन कर रहे हैं आप उसमें, क्यों भाई, उसका क्या हो रहा है मोशन, और आप क्या लगा रहे हैं उस पे फोर्स, और दोनों किस डायरेक्शन में सेम, तो आप उस पे ऐसा ही वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा वर्क डन एनर्जी में और एनर्जी वर्क डन में चेंज हो सकता है। देखिए ये मैंने सब वर्क डन किया इस पे, वो उसमें एज एनर्जी स्टोर हो गया, और उसको हैमर को ऐसा मैं किसी ब्रिक पे मारता हूँ, ब्रिक क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रिक के मॉलिक्यूल्स में मोशन आ जाता है तो वो ऐसा ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, उस पे एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स क्यों लगा, क्योंकि इस हैमर के पास क्या स्टोर हो गई थी एनर्जी, वो जब मैंने ऐसा नीचे गिराया वापस तो वही एनर्जी किस में चेंज हो गई, वर्क डन। समझ में आई बात। अब इस हैमर का एनर्जी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे, फिर से फिर उठाना पड़ेगा, फिर स्टोर करोगे, फिर वो वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो इससे एक और कंक्लूजन निकाला हमने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए जितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, ऐसा मैंने इसको उठाया, सपोज इसमें 100 जूल स्टोर हुआ था, तो ये कितना वर्क डन कर सकता है बताइए, 100 जूल, ठीक है ना। ये ऐसा जब मैंने मारा तो ये 100 जूल वर्क ही करेगा। तो याद रखिए किसी बॉडी में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उससे ज्यादा वो वर्क डन नहीं कर सकता। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा बताइए, ये देखिए ये हैमर मैंने ऐसा गिराया, यहाँ ब्रिक रखी हुई है, इस हैमर ने ब्रिक पे 100 जूल का वर्क डन किया, क्या मैंने बोला, इस हैमर ने ब्रिक पर 100 जूल का वर्क डन किया, बताइए इस ब्रिक में कितनी एनर्जी स्टोर थी, 100। समझ में आया। और एक चीज हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या, एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रास्ते में कुछ रगड़ खा गया होगा किससे, एयर से, और अपनी कुछ एनर्जी तो उसने एयर में एज अ हीट रिलीज कर दी होगी। इसके बारे में भी हम आगे चल के हालांकि स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, बट यहाँ हम क्या नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को हमने मान लिया। कोई डाउट है बताइए। तो अगर आप बाकी सारी चीजें लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह अगर आप नेग्लेक्ट कर दें तो कोई बॉडी जितना वर्क डन कर सकती है वही उसमें स्टोर एनर्जी होगी। समझ में आई बात, या जितनी स्टोर एनर्जी होती है उतना वो वर्क डन कर सकती है। कोई डाउट है इसमें बताइए। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाँ, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या था, स्केलर, एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। कोई डाउट है बताइए इसमें। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, जूल। ओके, याद रखिएगा एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है ना, ऐसा ही यूनिट इसकी हमेशा जूल होती है, जूल आपको लेके चलना है। ठीक है, अब 1 जूल एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो बहुत इजी है, देखिए भैया, जो बॉडी 1 जूल का वर्क करती है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 1 जूल। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए, जो बॉडी कितना वर्क डन कर रही है 1 जूल का, उसमें एनर्जी कितनी, 1 जूल। क्यों, क्योंकि उतना ही वर्क डन करेगी जितना उसके पास एनर्जी। तो नोट कर लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, द एनर्जी required to do 1 joule of work. Okay, the energy required to do 1 joule of work is called one joule energy. ठीक है ना, तो 1 जूल वर्क डन करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, 1 जूल एनर्जी। कोई डाउट है बताइए।
और 1 जूल वर्क क्या होता था? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस किया जाता था, तो जो भी वर्क का जितना भी वर्क होता है, अगर हम उसको क्वांटिफाई करेंगे तो उसको हमने उसका नाम बनाया है क्या? 1 जूल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ रिलेशंस देख लीजिए। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है? 1000 जूल्स, ये भी हमें पता है। उसके बाद आप नोट करेंगे, ध्यान दें, अब देखिए एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, तो याद रखिए, किसी बॉडी में, कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही होती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। और दूसरी एनर्जी भी हो सकती है, उसे हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जैसे कि एग्जांपल बता सकते हैं आप? बताइए। क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो आके ऐसा स्टंप से टकराती है, तो स्टंप्स को क्या कर देती है? डिस्प्लेस। काइनेटिक एनर्जी ही क्या करती है? और स्टंप्स अपनी पोजीशन से ऐसा डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जो रनर्स होते हैं या मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक होती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? हाँ, तो नोट कर लीजिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक ओके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, the energy of a body, due to its motion is called, due to its motion is called kinetic energy। ओके, किसी भी बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सुनिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले तो याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में के लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 12 mv²। ओके, m क्या है बताइए? मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है? वेलोसिटी, या फिर आप उसको बोलिए स्पीड ऑफ द बॉडी भी आप बोल सकते हैं अभी 9th क्लास में, स्पीड ऑफ द बॉडी। एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, मास की पावर 1 पे और वेलोसिटी की पावर 2 पे। इसलिए बताइए काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंजेस कौन लाएगा, मास या वेलोसिटी? वेलोसिटी। वो अभी मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखिए मास भी, चलिए मान लिया मैंने, इधर ध्यान से देखिए प्लीज, एक बॉल है भाई, सपोज वो 150 ग्राम की है, मास तो फिक्स हो गया, तो उसको भी मैं उस टाइम छोड़ दूंगा। अब मेरे पास दो तरीके, एक उस बॉल को मैंने एक तो फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने उसको फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। दूसरे टाइम मैंने क्या बढ़ा दी? स्पीड, बोलिए स्पीड बढ़ा दी। ठीक, फर्स्ट टाइम कितनी थी? 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनेट थी? 25 के। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने क्या किया? बॉल वही है, मास भी चेंज नहीं हुआ, 1.2 भी तो कांस्टेंट है। सेकेंड टाइम मैंने v की वैल्यू कितनी कर दी? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? कितनी हो गई एनर्जी? 4 गुना, 4 टाइम्स। समझ में आई बात? तो अगर आप स्पीड को बढ़ा के 2 टाइम्स कर देते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 4 टाइम्स। उससे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। फॉर्मूला कैसे आता है, ओके। ये फॉर्मूला कैसे आता है उससे हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। इस डायग्राम में हमारे पास कोई सपोज बॉडी है जिसका मास कितना है m, ओके, ध्यान रखिएगा। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, ये सपोज वैक्यूम है या कुछ नहीं है, लेकिन ये एयर है, ओके। ये एक मीडियम है सपोज एयर। अब वैक्यूम से इसको किस में भेज रहे हैं, एयर में। तो मीडियम कौन है यहाँ, एयर, करेक्ट। हमने इसको ऐसा धक्का मारा, हमने इसको जब ऐसा धक्का मारा, ओके, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u से अंदर भेजा। एक वेलोसिटी दोगे तभी जाएगा, ठीक है, ओके। जाता गया जाता गया जाता गया, लेकिन ये जो एयर है, जो मीडियम है, ये लगातार इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे लगाएगा कि ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बॉल ऐसे जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, बॉल ऐसे जा रही है और फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। रोकेगी कि नहीं हवा उसे, एक रेजिस्टेंस लगाएगी कि नहीं। हाँ, अगर एयर इस डायरेक्शन से चल रही है तो इस साइड से फोर्स लगेगा। आप समझे नहीं, यहाँ एयर फ्लो नहीं कर रही है भाई, ये सब मत सोचिए। हवा यहाँ फ्लो नहीं कर रही है, बस जैसे इस रूम में ये कंडीशन है। बॉल ऐसे जब जा रही है किसी मीडियम में, तो वो मीडियम उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट नहीं करेगा। हाँ, पानी में आप ये ऐसा पेन ऐसा फेंकोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। सिंपल, जैसे रगड़ खा जाती है कोई चीज, आप ऐसे समझिए। तो एयर रेजिस्टेंस, इस पे एक फोर्स, एयर रेजिस्टेंस के कारण इस पे एक फोर्स आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, कोई डाउट है। अब सुनिए, ये बॉल चलती गई चलती गई चलती गई एयर में, ये जो फोर्स लगा रहा है एयर, इस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, डिक्रीज होगी। घटते 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 ये बॉल की पोजीशन ए थी और पोजीशन ए से कहाँ आ गया, वो पोजीशन बी। समझ में आई बात। हाँ, पोजीशन बी पे यहाँ आके देखिए बॉल रुक जाती है फाइनली, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v इक्वल्स टू कितनी हो गई, 0। कोई डाउट है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बॉल आके यहाँ रुक गई, जब रुक गई तो आपने देखा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मोशन नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो कहाँ चली गई, तो आंसर है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्क डन। समझ में आई बात। कौन वर्क डन कर रहा है, बॉल वर्क डन कर रही है अगेंस्ट दिस फोर्स। वहां तक चलने में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में, वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, ओके। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी used to do work against air resistance। कोई डाउट है, बताइए। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, वर्क के। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। कोई डाउट है, बताइए। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। डिस्प्लेसमेंट कितना करती है, a से b तक। सपोज ये डिस्टेंस कितना है, s। समझ में आई बात, ठीक है ना। देखिए, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, 0। कोई डाउट है, u स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 2as, करेक्ट। यहाँ से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल के लाते हैं, ओके। या v स्क्वायर ही निकाल लीजिए, a निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए आप, ओके। तो अच्छा, एक चीज और हमको इसमें ध्यान रखनी थी। जब मैं फॉर्मूला लगा रहा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो a को पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव, नेगेटिव रखेंगे। क्यों, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक कैसा रखेंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव।
तो ये 2s इधर आएगा, कैसा हो जाएगा बोलिए पॉजिटिव, क्योंकि 2s प्लस 0 कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है ना। अब इसमें आप लगाइए न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या निकालते थे, फोर्स को क्वांटिफाई करते थे। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है बताइए, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, करेक्ट। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू f बाय m, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। 1 में रख दीजिए तो क्या बन जाएगा देखिए 2 इंटू एफ, ए की जगह क्या रखोगे f बाय m, समझ में आई बात, इंटू s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। u क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, याद रखिए, ठीक है ना। अब एफ एस को इधर ही रहने दो, m डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या हो जाएगा m u स्क्वायर, और देखिए 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड को ऐसा लिख सकते हो नीचे 2, इधर क्या बच गया एफ एस। अब ये एफ एस किसके इक्वल होता है बताइए, वर्क डन के, और वर्क डन किसके इक्वल था काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एफ एस की जगह मैं क्या लिखूंगा वर्क डन, और इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ m u स्क्वायर, और वर्क डन किसके इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी की, करेक्ट। सुनिए ये तो हमने फॉर्मूला अपना ड्राइव कर लिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं वो यू नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, याद रखिए जहाँ पर v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जिस स्पीड से बॉडी जा रही होती है वो स्पीड होती है। तो याद रखिएगा v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी, मैंने पहले लिखवाया है v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो v 0 हो गया, अरे वो तो फाइनल वेलोसिटी थी, ये क्या निकाल के लाए हम एक जनरल फॉर्मूला, u नहीं लिखा जाता है, v ज्यादा फेमस है, v हम लिखते हैं, ओके। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आपको आना चाहिए इसे करना। इसके बाद हम वहाँ पे v का मतलब स्पीड होता है ना, हाँ स्पीड बस आप लिखिए, v का मतलब वेलोसिटी है स्पीड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।